प्रिय बच्चों, आप लोग मंजरी की पृष्ठ संख्या 104 खोल लें। ऊपर झांसी की रानी से संबंधित प्रश्न लिखे हैं पाठ से। प्रश्न नंबर 1, मुंदरबाई उदास क्यों थी? मुंदरबाई उदास इसलिए थी कि उसे लड़ाई के मैदान में जाना था और आज निश्चित है कि मृत्यु आएगी, क्योंकि अंग्रेज सेना बहुत बलवान थी, बलवती थी। इसलिए वह उदास थी और उसकी आंखों में आंसू थे। प्रश्न नंबर 2, रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया? रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया कि दामोदर को अपनी पीठ पर बांध लेना और ये विधर्मी अंग्रेज मेरी मृत शरीर को छूने न पाएं। प्रश्न नंबर 3, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है। रानी ने घोड़े के लिए यह वाक्य क्यों कहा? रानी ने घोड़े के लिए यह वाक्य इसलिए कहा कि वह घोड़ा अस्तबल में ही आराम फरमाने वाला था। लड़ाई के मैदान में तेज़ी से दौड़ना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन दूसरा घोड़ा चुनने का अवसर नहीं था। लड़ाई का बिगुल बज गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा वाक्य कहा। प्रश्न 4, जूही ने अंग्रेज सेना का मुकाबला कैसे किया? जूही ने अंग्रेज सेना का मुकाबला तोपों से किया और उसकी तोप गजब ढा रही थी और बहुत देर तक उसने अंग्रेज सैनिकों का विनाश किया। प्रश्न नंबर 5, अंग्रेज जनरल ने रानी से युद्ध के लिए क्या योजना बनाई थी? उसने 2 पार्श्वों से, 2 ओर से और पीछे से भी वार करने के लिए अलग अलग सैनिकों का गुट बना रखा था। अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई? अंतिम समय में रानी की पराजय इसलिए हुई कि एक तो उनका घोड़ा आलसी था, वो अड़ गया, आगे नहीं बढ़ पाया और लाख कोशिशों के बावजूद भी वो चारों तरफ से घिर गईं और वीर गति को प्राप्त हुई। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त शब्दों की सहायता से पूरा किया। मेरी देह को डांट छूने न पाए, तो पेशवा के सैनिक, अंग्रेज सैनिक, तात्या के सैनिक। तो अंग्रेज सैनिक, मेरी देह को अंग्रेज सैनिक छूने न पाए। ख में देखिए, लाल कुर्ती सैनिक रानी की रक्षा कर रहे थे। दामोदर राव रानी का दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। घ देखिए, 7 का घ, अंग्रेजों से युद्ध में तात्या और पेशवा रानी का साथ दे रहे थे। भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक यानी विलोम लिखिए। अंतिम, प्रारंभ, प्रारंभिक। सुरक्षित विलोम हो जाएगा असुरक्षित। सूर्यास्त का विलोम या विपरीतार्थक सूर्योदय। और विलंब का मतलब शीघ्र। विलोम का उल्टा क्या होगा? शीघ्र। विलंब माने देर और शीघ्र माने जल्दी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आसमान, आसमान का रंग नीला है। कुमुक, रानी ने कुमुक भेजी यानी सैनिकों का समूह भेजा। अवशिष्ट माने शेष, इस गिलास में चाय अवशिष्ट है। नगण्य, आज विद्यालय में नगण्य बच्चे थे, यानी बहुत कम बच्चे थे।
विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे वाक्य प्रयोग हो जाएगा। प्रोत्साहन माने उत्साह बढ़ाना। निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। रघुनाथ फुर्ती से घोड़े से उतरा और अपना साफा फाड़ा। रघुनाथ फुर्ती से घोड़े से उतरा और उन्होंने अपना साफा फाड़ लिया। घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर चले। घोड़े पर इनको होशियारी से रख लीजिए और इनको बाबा गंगादास की कुटी पर ले चलो। इसी तरह से इसका प्रश्न नंबर 4 देखो। निम्नलिखित शब्दों में क्रम से इत, आई, मान और ई प्रत्यय लगे। इन प्रत्ययों से युक्त अन्य शब्द इस पाठ से चुनिए। सुरक्षित है तो जिसमें इत लगा, सुरक्षा में इत लग गया सुरक्षित। पेशवा में ई लग गया पेशवाई। भासमान में मान लग गया है कमजोरी में ई प्रत्यय लगा हुआ। कमजोर में ई लग गया है कमजोरी। इससे मिलते जुलते शब्द कहानी को पढ़ करके ढूंढ करके लिखिए। अब पाठ नंबर 21 है बस की यात्रा, पृष्ठ संख्या 105। मैं आशा करता हूँ कि पाठ 20 झांसी की रानी के सभी प्रश्नों का उत्तर अपने होमवर्क की कॉपी पर आप लिख लेंगे और उसे याद करेंगे। और यह पाठ 21 बस की यात्रा, इसको घर पर जोर जोर से उच्चारण करके अकेले में पढ़िएगा। बस यात्रा, तीर्थ यात्रा, मेला की यात्रा, इस पर निबंध भी लिखने के लिए हिंदी में आते हैं, किसी देखे हुए मेले का वर्णन। तो इस यात्रा को पढ़ करके तुम्हें लिखने का ढंग आ जाएगा। और यह व्यंग्य है, इसे व्यंग्य विधा कहते हैं। ये निबंध नहीं है, व्यंग्य है। और इस व्यंग्य के लेखक हैं हरिशंकर पारसाई। प्रश्न नंबर 107 पर इनका जीवन परिचय संक्षेप में लिखा हुआ है। हरिशंकर पारसाई का जन्म 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक ग्राम में हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। अपने यथार्थ मूलक व्यंग्य में इन्होंने भ्रष्टाचार, स्वार्थ, घूसखोरी आदि पर चुटीली भाषा में चोट की। पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी, तट की खोज आदि इनके द्वारा लिखी पुस्तकें। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका देहावसान अर्थात मृत्यु 10 अगस्त सन 1995 को जबलपुर में हुआ था। अब फिर से 105 पेज खोलिए और मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करें और एक एक शब्द को गौर से देखें। प्रस्तुत व्यंग्य में लेखक ने पुरानी बस को सजीव रूप में देखते हुए बस यात्रा को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसे बस कोई वस्तु न होकर, मशीन न होकर के, गाड़ी न होकर के कोई सजीव वस्तु है, जैसे मनुष्य हो, जैसा कि दाहिनी तरफ बने हुए चित्र में आगे मुंह बना है दिखाई दे रहा है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी।
खूब वयोवृद्ध थी, यानी बस बहुत बूढ़ी थी, पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, सदियों यानी सैकड़ों वर्षों के अनुभव। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, भरोसेमंद है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त माने बहाना या सहारा चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन की दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखो कितना अच्छा व्यंग है इस पुरानी बस के ऊपर। शेष व्यंग कल हम लोग पढ़ेंगे और इसके प्रश्न और उत्तर की चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि बस यात्रा का शब्दार्थ जो 107 पृष्ठ पर लिखा है, इसे अपने होमवर्क की कॉपी पर लिख लोगे। फिर प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे तो उन्हें भी लिखना और याद करना। इस पूरे व्यंग को पढ़ डालो, बार बार पढ़ो, बड़ा मज़ेदार व्यंग है।